नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 26 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। इससे पहले हमने जीके जीएस वाली एनालिसिस का वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं। दोस्तों ये है आपका मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और विथ आंकड़ा जो है लेके आ गया हूँ प्रश्नों को, तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और मेरा दावा है कि जो भी मैंने आपको 4 वीडियो दिया है मैथ का, उससे बाहर एक भी मैथ नहीं पूछा जा रहा है, एक भी नहीं, नो सिंगल मैथ, एक भी नहीं पूछा जा रहा है बाहर का। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो चारों वीडियो देख लीजिएगा, जो आधा आधे घंटे का मैंने अपने मन से आपको सजेस्ट करके एक क्रैश कोर्स के जैसे दिया है। तो जिनको भी लगता है कि मेरा मैथ थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो ज़रूर कि देख के जाइएगा और बनाने की जो है समझ के जाइएगा किस प्रकार बनाया जाता है। जो भी ट्रेंड में मैथ है मैंने सभी को इंक्लूड कर लिया है। एक पार्ट और दूंगा और मैथ पूरा समाप्त हो जाएगा। एक प्रश्न आया था, किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात आपको दे रखा था 2, 3, 5, तो त्रिभुज की बड़ी भुजाओं के बहिष्य कोण, बाहरी कोण पूछ रहा था। ये नहीं कि ये 5 निकलेगा उसका मान निकाल देंगे, ऐसा नहीं, बाहरी कोण पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 5, 10 यूनिट का वैल्यू आपको 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का वैल्यू जो है 180 डिग्री होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 18 डिग्री हो गया। तो आपके जो है एगो 90 हो जाएगा, एगो 18 तिया 54 हो जाएगा और एगो 18 दूना 36 हो जाएगा। मान लेते हैं ये कोण आपका 36 डिग्री है, ये कोण 36 डिग्री है, ये 90 है और ये आपका 54 डिग्री है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कोण के बहिष्य कोण, तो सबसे बड़ी कोण 90 होगा और इसका बहिष्य कोण 90 होगा। वैसे भी आप त्रिभुज के कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं कि जो त्रिभुज के बहिष्य कोण होते हैं, मान लीजिए मैं इसका नाम ABC रख लिया और इस भुजा को मैं डॉट डॉट करके कंस्ट्रक्शन करके आगे बढ़ाया, तो जो ये बाहरी कोण बनेगा थीटा, ये सुदूर अंतः दो कोणों के योग के बराबर होगा। मान लीजिए दोनों कोण एक्स वाई था, तो ये थीटा का वैल्यू जो है x + y के बराबर होगा। ये तो त्रिभुज के नियम से है। दूसरा मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि जब हम मतलब बहुभुज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि मान लीजिए कोई सा भी आपका जो एक शेप है, अगर कहीं भी कोई सा भी, मान लीजिए कि ये हमारा जो है 5 भुजा वाला शेप है, कहीं पर भी इसका कोण मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो इसका बाह्य कोण कितना होगा? 90 ना होगा। मतलब क्या, एक लाइन पे कितना कोण बनता है? 180। अगर एक कोण ये 90 है तो इसका बाह्य कोण कितना होगा? 90 होगा। अगर ये 50 है तो बाह्य कोण कितना होगा? कितना हो जाएगा बाह्य कोण? 140 हो जाएगा, मतलब 130 हो जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री इंटरनलो सबसे बड़ा है और एक्सटर्नलो 90 डिग्री होगा। ये अगर आपको बहुभुज वाला समझने में दिक्कत है तो ये याद रखिए कि किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों के बराबर होगा ये वाला बाहरी कोण, दोनों के योग के। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, काफी अच्छा प्रश्न लगा मुझे, इसमें आंकड़े भी सेम है। किसी काम को राम किसी काम को जो है 40 दिन में कर रहा है, उसके बाद आपसे जो है श्याम के साथ मिलके ये 10 दिन में काम को पूरा कर दे रहा है। इसके बाद यदि काम श्याम शुरू करता है, यानी सेकेंड पर्सन काम को शुरू करे तथा वह दोनों एकांतर दिनों में काम करे। कहने का मतलब है कि आज राम करे तो कल श्याम, फिर परसों राम, फिर अगले दिन श्याम, फिर अगले दिन राम, फिर श्याम, ऐसे। ठीक है, ये काफी ट्रेंडिंग है आजकल, जो है टाइम एंड वर्क से इस पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं और इसके बनाने का मैं तरीका जो सबसे देसी अंदाज है वो बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे एकांतर दिन का कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो मैं पता कर लूंगा कि दोनों अलग अलग दिन में कितने कितने दिन में कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग दिन दिया रहता है। लेकिन आज मैथ कैलकुलेटिव था, यहाँ आपको ये भी निकालना होगा कि श्याम जो है अकेले कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलके आपका 10 दिन में करता है और दो आदमी का पता है A × B, है ना, तो 40 × x और बट्टा दोनों का जोड़, तो 40 + x, है ना, बराबर इतना, है ना। तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो 40 + x बराबर क्या हो गया आपका? 4x हो गया, है ना। 40 + x बराबर क्या हो गया? 4x। तो 3x बराबर 40, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 40/3 हो गया। कितना हो गया? 40/3 हो गया x का वैल्यू। अब चलते हैं, एक का हमारा कितना है? 40 दिन और एक का कितना है? 40/3 दिन। दोनों का दिन निकल गया। एक का हमारा है 40 दिन और एक का हमारा है 40/3 दिन। जो कुछ नहीं जानते हैं वो इस स्टाइल से चलें ऐसे सवाल में, नहीं तो मैं इसको भी LCM विधि से ले जाऊंगा, फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए 1/40
और प्लस 3/40। ये उलट देते हैं, चूंकि ये दिन का है ना तो दिन का उल्टा काम होता है। इसको उल्टेंगे तो 1/40 अब प्लस 3/40 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 40 एलसीएम 4/40 मतलब 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब आप ये 2 दिन का काम हमारा जो है 1/10 है। अब इसको मैं किस चीज से गुना करूं, तो 10 से गुना करूं तो नीचे ऊपर बराबर 1 हो जाएगा, तो मैं इधर भी 10 से गुना कर दूंगा। यानी 20 दिन में जो है हमारा काम पूरा होगा अगर एकांतर दिन में काम कर रहा है तो। ठीक है, 20 दिन लग जाएंगे अगर एकांतर दिन में काम होंगे तो। ठीक है, अगर कुछ काम बच जाता तो अगला जो आदमी स्टार्ट करता उससे करवा लेते। ठीक है, तो 21वां दिन में होता, लेकिन यहाँ पे पूरा काम फाइनल हो जा रहा है 20 दिन में। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे है कि मिश्रधन आपका 2809 है, मूलधन 2500 था और दर 6% चक्रवृद्धि ब्याज था, तो समय पूछ रहा था। अब जो जिसको मैं बताया हूँ ट्रिक भाई, 2 ईयर के लिए और 3 ईयर के लिए, वो कब अप्लाई कीजिएगा, अगले साल, इसी साल करना है, एग्जाम के अंदर करना है भैया। 2809 और 2500 लगभग कितने प्रतिशत है, मुझे दिख रहा है कि 2500 से 300 ज्यादा है, और 2500 का 3% मतलब 300 हम देखें तो 12% के करीब है ना। ये 12% के करीब कब आएगा, जब 2 साल समय रहेगा, है ना। तो क्या होता है 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए क्या होता है, 2r² होता है जी, है ना। तो 6 दूनी की 12 और 6 की 36, 12.36% मुझे दिख रहा है। डायरेक्ट मार दूंगा आंसर और कुछ भी नहीं करूंगा, सीधे सीधे 2 वर्ष मारूंगा। और मैं आप लोगों को भी यही बताता हूँ, हिदायत देता हूँ, एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल को बनाए नहीं, पहले आप देखें कि ब्याज कितना बढ़ गया है, तो 309 रुपया बढ़ गया है। जो इसके एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन भी नहीं करना है कितने परसेंट है भाई, कितने परसेंट है, 300 रुपए हैं इसके, 250 होता तो 10%, अब 50 और है तो 12%, यानी 12 से समथिंग ज्यादा है, इतनी परसेंट है। इतनी परसेंट कब आएगा चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, 2 वर्षों में, और सीधे सीधे निकल लेना पतली गली से। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 3 संख्याओं का औसत 40 दे रखा था, प्रथम 2 संख्याओं का अंतर अंतिम 2 संख्या के अंतर से 5 कम है, तो दूसरी संख्या क्या है। आज इसीलिए बोला जा रहा है कि मैथ कैलकुलेटिव है। अब 3 संख्याओं का औसत है तो सभी संख्याओं का टोटल सम कितना हो गया आपका, 120। भैया औसत जितने रहते हैं ना, उससे जितने आंकड़े रहता है उससे गुना कर देना टोटल के लिए, तो 40 गुने 3 120 हो गए। अब जो है इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, प्रथम 2 संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं प्रथम 2 संख्या x और y है, इसका जो अंतर है अंतिम 2 संख्याओं का अंतर माने y माइनस जेड भी मान लेते हैं, तीसरी संख्या है, इससे 5 कम है। अब इसको बैलेंस करते हैं थोड़ा, तो x प्लस जेड हो जाएगा, -2y बराबर -5 हो जाएगा, है यही होगा ना। इसके बाद आपका जो है शुरू में जो 120 है किसकी मान है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान है, यानी तीनों आंकड़े का योग 120 है ना। तो यहां से हम x और प्लस जेड का मान रख लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 माइनस वाई, है ना। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 120 माइनस वाई माइनस 2y बराबर के 5 -5 सॉरी। तो यहाँ पे इधर आएगा तो आपका 125 हो जाएगा, 125 बराबर 3y हो जाएगा, है ना। 125 बराबर 3y हो जाएगा। अब तो ये कटेगा नहीं, है ना, 125 ही हो जाएगा ना भाई, हाँ 125 हो जाएगा 3y का वैल्यू, है ना। लेकिन ये कटेगा नहीं, क्यों, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये कटेगा नहीं, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 125/3। अब कहीं पर आप y का वैल्यू रख के z का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, z का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 125/3 हटा दीजिए इसमें, तो x प्लस जेड निकल जाएगा। 120 में से अगर मैं इतना घटा दूं तो x प्लस जेड का ही मान है ना, और आपसे दूसरी संख्या ही पूछ रहा है और कुछ क्लू पूछ नहीं रहा है, तो y का वैल्यू सीधे सीधे 125/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये 125/3 कैसे हुआ भाई, 120 माइनस वाई माइनस 2y होगा ना, क्योंकि मैंने x प्लस जेड का मान इस समीकरण से x प्लस जेड का मान 120 माइनस वाई हो जाएगा, यही मैंने रख दिया 120 माइनस वाई माइनस 2y कर दिया, है ना, माइनस 2y कर दिया। तो भाई -2y कर दिया तो -y 2y और -y -3y हो गया, और ये वाली माइनस के 5 इधर जाके जुड़ेंगे तो 120 और 5 125 बराबर 3y, तो y बराबर 125/3। आई होप आप समझ गए होंगे, दूसरी संख्या पूछ रहा है 125/3 हमारा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है, एबीसी किसी काम को क्रमशः 30 40 और 60 दिन में काम करते हैं, ए पूरे समय के लिए काम करता है, बी और सी एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, वही बात हो गई। तो एलसीएम विधि से चलेंगे, यहाँ पे सिंपल वाला है, तो 30 40 और 60 का एलसीएम हमारा हो जाएगा
120 हो जाएगा। ए की इफिशियंसी निकालेंगे 30 चौका 120, बी का निकालेंगे 40 तिया 120 और 60 दुना के 120। सबका एफिशिएंसी निकल गया है, लेकिन ए तो सब दिन के लिए है ना जी। तो अगर मैं पहले और एक दिन इसके साथ तो दूसरा दिन करेगा, इसके साथ तीसरा दिन काम करेगा, और ये सब दिन काम करेगा। तो ए का हम सब दिन पहले 3 दिन का काम ले लेते हैं, तो 4 तिहाई 12 काम करेंगे 3 दिन में, है ना। और ये दूसरे दिन काम करेगा और ये तीसरे दिन काम करेगा और ये तो तीनों दिन काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे पहला दिन जो काम करेगा तो पहला दिन आपका 7 काम होगा, ठीक है, और दूसरा दिन आपका 6 काम होगा, ठीक है। ऐसे समझिए, पहला दिन आपका 7 काम होगा। देखिए पहला दिन इसके साथ कर रहा है फर्स्ट डे, है ना, सेकेंड डे इसके साथ कर रहा है, तो हमारा पहला दिन कितना 7 काम और दूसरा दिन कितना 6 काम, तो 2 दिन में कितना काम 13 काम। हमारे पास टोटल काम कितना 120, 13 से भाग दे दिए। अब कुछ ऐसी संख्या से गुना करें कि ऊपर से कम रहेगा चलेगा, या फिर बराबर हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं 13 को 13 नमा के 117 कर लेते हैं, तो हमारा 2 दिन में 13 काम हुआ था। तो मैं यहाँ 9 से गुना किया ना, तो मैं 2 दिन में 13 काम, तो 2 को 9 से और गुना कर लेंगे, मतलब 18 दिन में हमारा 117 काम हो जाएगा। और टोटल काम कितना है 120, तो 120 जो है 117 काम हो गया। अब कितना काम बचा है शेष, और 3 काम बचा है। काम को स्टार्ट कौन करता है तो एक करता है, तो एक की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो अगले दिन तो काम निपटा ही डालेगा, तो अगला दिन हो जाएगा। तो हमारा टोटल 19 दिन लगेगा इस काम को समाप्त होने में। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझाता हूँ, चलिए। 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन में तीनों मिलके अलग अलग करते हैं। मैंने कहा तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 120 हो गया आपका। ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक क्लू दिया है कि भाई सब दिन काम नहीं करता है, लेकिन ए सब दिन करता है। तो पहले दिन बी के साथ करेगा फर्स्ट डे, है ना, तो फर्स्ट डे कितना काम होगा 7 काम। फिर दूसरे दिन जो है ए किसके साथ काम करता है सी के साथ, तो सेकेंड डे कितना काम होगा 4 2 6 काम। तो 7 और 6 13 काम कितने दिन में हो रहा है 2 दिन में। 2 दिन में हमारा 13 काम हो रहा है। टोटल काम है 120, मुझे 120 के करीब पहुंचना है। मैंने इधर भी 9 से गुना कर दिया, इधर भी 9 से गुना कर दिया। कितना काम हो गया 13 नमा के 117। अब 120 में से 117 काम हो गया कितने दिन में 18 दिन में। शेष काम कितने बचे 3। अब काम शुरू कौन किया था ए की एफिशिएंसी कितनी है 4। अगले दिन निपट जाएंगे ना, क्योंकि भाई जितना एफिशिएंसी है उससे तो कम ही काम है, तो निपटा डालेंगे, है ना। तो भाई 18 दिन और एक दिन अगला दिन लगेगा, तो 19 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। आप भी ऐसे ही बनाइए ऐसे सवाल को, समय भी कम लगेगा और गलती होने की चांस 0। एक प्रश्न यहाँ पे, यदि बहुलक 27 दे रखा है और माध्यिका 30 तो माध्य पूछा है। अब भाई बहुलक बराबर सब दिन, यही बात है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य होता है। अब इसमें रख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको लगातार आंकड़े का भी बहुलक निकालना सिखाया है, वैसे जो भी आंकड़ा रहता है उसका भी बहुलक माध्य माध्यिका सब निकालना सिखाया भैया। और एक और आता है नया, है ना, रेंज परासरण बोलते हैं, शायद इसे रेंज अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अपर सीमा माइनस लोअर सीमा कर देते हैं, ठीक है। तो यही आपका रेंज होता है, ये बात भी ध्यान रखिए, कभी पूछ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे, राम किसी वस्तु को श्याम से 20% के लाभ पर बेचता है और श्याम वो मोहन को बेच देता है 30% के हानि पर। अगर श्याम और मोहन के विक्रय मूल्य का अंतर 36 रुपया है तो श्याम वस्तु को कितने में खरीदा था। अब बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, लेकिन सोचिए तो एक के लाइन का क्वेश्चन है। राम किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा, तो मान लीजिए कि 100 मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, जाने दीजिए 100 रुपए की वस्तु थी, तो राम को कितना श्याम को कितना बेचा 120 रुपए में। अब जो है आपका, तो मैं ऐसे में कंफ्यूज हो जाएगा। मान लीजिए 100 रुपया में है, 20% के लाभ पे बेचा श्याम को, तो 120/100। अब ये बंदा जो है 30% के हानि पर जो है मोहन को बेच दिया, तो 70/100 कर दिया, है ना। अब मैं इसको पहले जो है काट कर लूं, तो ऐसा हो गया, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे से 12 कितने हो गए 84। फाइनल जो आया इतने व्यापार होने के बाद, झोलझाल सहने के बाद, ये 84% हो गया अपने मूल का। आपने कितना माना था क्रय मूल्य 100 रुपया माना था। दोनों में कितना का डिफरेंस है 100 रुपया में और 84 रुपया में। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये बोल रहा है कि श्याम और मोहन के विक्रय मूल्य का अंतर 36 रुपया है। अब श्याम बेचा है 20% लाभ पर, है ना, वस्तु को श्याम से 20% के लाभ पर, तो श्याम और मोहन के जो है आपका जो है वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए। क्रय मूल्य होना चाहिए, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि श्याम तो खरीदा है ना राम से, तो यहाँ पे ये खरीदा था आपको 120 में
और ये अब घटा के कितना कर दिया है इस चीज को 84 रुपया। तो 84 और 120 में कितना का फर्क है बताइए? 16 और 20 36 का। 36 का वैल्यू आपको 36 रुपया दिया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो श्याम वस्तु को कितने में खरीदा? अब फिर से पूछ रहा है श्याम कितने में खरीदा? तो 120 रुपया में खरीदा भाई। 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया और 120 रुपया हो गया इसका खरीदने वाला दाम। एकदम एक लाइन की सवाल थी, लेकिन सोचने वाली बात है कि राम किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, 120 रुपया में बेच दिया, 100 रुपए का चीज माना मैंने, है ना। श्याम मोहन को 30% का हानि पे बेचता है। अब जो 120 में खरीदा ये 30% हानि पे बेचा, तो 7/10 में बेचा, तो 12/84 में बेचा। हमने 100 रुपया माना था क्रय मूल्य, और ये जब खरीदा था बंदा तो 120 रुपया हो गया था 100 के हिसाब से, है ना। और बोलता है कि दोनों के जो क्रय मूल्य है उसमें अंतर है आपका कितना? एगो का विक्रय मूल्य, एगो का क्रय मूल्य होगा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन सवाल ऐसे ही आए थे दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन समझ लीजिए। इसका क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य में बोल रहे हैं 36 का डिफरेंस है। तो 20 और 84 में 36 का डिफरेंस है। 36 का वैल्यू आपका जो है 36 दे दिया है, तो 1 यूनिट का 1 रुपया, और आपने जो है 120 यूनिट में ये खरीदा है ना 120 में, तो इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 120 रुपया आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आंकड़े त्रुटि है, मतलब लैंग्वेज त्रुटि है, आंकड़े सही है और इसी प्रकार का ये बना होगा। और जो भी आज अटेंड करके आए क्वेश्चन, इसका आंसर जो है 100 रुपया 120 रुपया होगा, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है कि पहला आदमी जो बेचा ना तो कितने में खरीदा, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न है कि 3 बेलन की त्रिज्या को समान जोड़कर तथा एक नया बेलन बनाया गया, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब बेलन में सारा प्रॉपर्टीज मैं आपको दे ही चुका हूँ भाई। इस प्रकार से 3 बेलन जो है जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार से त्रिज्या तो सेम ही रहा, लेकिन हाइट तो तीनों का जुड़ गया ना। हाइट जो है तीनों का ऐड हो गया। अब ऐड हो गया तो यहाँ पे हाइट वेट की तो बात कुछ दिया नहीं है, तो बोल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हाइट आपका तिगुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका हाइट जुड़ा, फिर इसका जुड़ा, फिर इसका जुड़ा, लेकिन रेडियस सेम रहा। तो बेलन की संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होती है? 2πrh प्लस 2πr²। इसी में से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस r हो जाता है, ठीक है। अब आपका 2πr तो सेम ही है सबका, तीनों बेलन को जोड़ेंगे तो तीनों का इकट्ठा वाला संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो 2πr तो होगा ही। अब h के जगह 3h होगा, अब प्लस r होगा, यही आंसर होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाइट तिगुना हो गया, रेडियस वही है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही एग्जैक्ट आंसर है। यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिया गया था, अगर आंकड़ा दिया गया होता तो आंकड़े के हिसाब से बात होती। एक प्रश्न यहाँ पे और ऐसा क्यों आप जानेंगे कि भाई ये 3 को बेलन जोड़ा गया, इसका तो रेडियस सेम लिख ही रखा है, तो रेडियस तो सेम ही रहा सबका, खाली हाइट है ना बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। एक के साइज का 3 है तो 3h हो गया, क्योंकि पहला अगर मैंने h मानू तो 3h हो गया, मैंने h की जगह 3h रख दिया, इसमें कौन सी बात है। एक प्रश्न यहाँ पे ये वाला काफी ट्रेंड में है, ये देख के जाइएगा जिन्होंने भी एग्जाम देना है आगे समय में, ये काफी ट्रेंड में है। ये पूछता है कि इनमें से कौन सब में इंक्लूड है, या फिर कोई ये है वो नहीं है। जैसे यहाँ पे वयस्क है, क्रिकेटर है, पुरुष है, टॉल है, पूछ दिया है यहाँ पे दी गई आकृति में कौन सी संख्या पुरुष क्रिकेटरों को दर्शाता है जो वयस्क है लेकिन लंबे नहीं। तो सबसे पहले मैं ये त्रिभुज में छांटूंगा कि भाई कौन कौन आ रहे हो, हट जाओ, तो यहाँ से हट गए, ये सब लंबे वाले थे। अब हमारे पास 2 1 8 7 9 बचा। अब क्या बोल रहा है कि तीनों में इंक्लूड होना चाहिए, है ना। पुरुष क्रिकेटरों को दर्शाता है, पुरुष भी होना चाहिए, क्रिकेटर भी होना चाहिए, वयस्क भी होना चाहिए, लेकिन लंबा नहीं, तो लंबा तो मैं पहले ही हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे पुरुष भी है, क्रिकेटर भी है, लंबा भी है, ये आपका कौन सा है? तो 2 नंबर है। तो 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये काफी ट्रेंड में है, देख के जाइएगा आप लोग, ठीक है। एक प्रश्न दिशा से काफी जटिल पूछ रहा है आजकल, काफी बार घुमा रहा है। रवि कार द्वारा 42 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर बस से 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ये 42 गया, ये 5 गया, इसे आपको भी चलना है। फिर 10 किलोमीटर दक्षिण, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 आ जाता है दक्षिण, फिर 5 किलोमीटर पूर्व, फिर इस प्रकार से 5 किलोमीटर पूर्व, फिर 14 किलोमीटर दक्षिण, फिर 14 किलोमीटर दक्षिण। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 14 10 24 है, मैं 42 कैसे कवर करेंगे, है ना। फिर 5 किलोमीटर पूर्व, फिर 5 किलोमीटर पूर्व जा रहा है, इसके बाद 13 किलोमीटर दक्षिण। तो इस प्रकार से आपको जो है काफी ध्यान रखना पड़ेगा दिशा वाले का, यहाँ पे पूछा जा रहा है तो देख के जाइएगा। पजल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन इजी वाला पजल पूछ रहा है। सैलोलिज्म से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको देख के जाना है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे सेकंड शिफ्ट वाला जीके एनालिसिस वाले वीडियो के साथ। और हाँ, मैथ का जो चौथा पार्ट है ये आपको कल या परसों जो है मिल जाएगा। इसके बाद हमारा मैथ का जो है खत्म हो जाएगा, एक संपूर्ण क्रैश कोर्स की जैसा मैंने आपको दे दिया है। अब आगे काम आपका रहेगा। जय हिंद दोस्तों।